हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कच्छावा और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आरसीडीएफ एग्ज़ाम के अंदर जो डेयरी सुपरवाइज़र की पोस्ट है जिसका एग्ज़ाम आपके 16 तारीख को है। उसमें जो आपके पार्ट ए का जो सिलेबस है उसके आधार पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लें और एग्ज़ाम में आपके श्योर ये आपके फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, वर्तमान समय में भारत में जो आपके दुधारू पशु हैं, पशुओं के लिए कितने प्रकार के पशु आहार बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो भारत में जो दुधारू पशु हैं उनके लिए कितने प्रकार के पशु आहार बनाए जा रहे हैं, ये अपने को पूछ रहा है सवाल। तो आपके इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें आपका अभी सही आंसर देने की कोशिश करें तो मैं बताता हूँ इसमें क्या होगा आंसर सही। तो इसमें आपका सही आंसर है बी, 2 प्रकार के पशु आहार जो हैं वो वर्तमान समय में भारत में आपके जो दुधारू पशु हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। और जो पशु आहार है वो आपके 2 प्रकार के कौन से, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, 2 प्रकार के पशु आहार जो है वो भारत में आते हैं। और मैं आपको बात करूं कि जो डेयरी जो व्यवसाय करते हैं उनमें यदि आप लाभ जो प्राप्त होता है डेयरी व्यवसाय में वो मेनली आपके 3 कारक होते हैं, उन पर निर्भर करता है। जैसे कि आप पशु की जो नस्ल ले रहे हैं वो एकदम बढ़िया होनी चाहिए और जो पशु प्रबंधन है वो आपका बढ़िया होना चाहिए और मेन चीज़ आती है पशु का पोषण जो है वो आप सर्वोत्तम होता है ना, तब क्या होता है डेयरी व्यवसाय में लाभ मिलता है। ठीक है ना, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल है आपके, दुग्ध उत्पादन के लिए प्रति लीटर गायों में मिश्रित पशु आहार की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, मिश्रित पशु आहार की मात्रा पूछ रहा है अपने को प्रति लीटर, ध्यान में रखेंगे। तो आपके ऑप्शन है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम और 400 ग्राम। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 400 ग्राम प्रति लीटर। ध्यान रखेंगे 400 ग्राम प्रति लीटर गायों को मिश्रित पशु आहार दिया जाता है दुग्ध उत्पादन अच्छा होने के लिए। तो आप ये ध्यान में रखेंगे ना। अब इसमें आपको एक मैं बात बताऊं, जो मिश्रित पशु आहार है उसमें आपके मेनली क्या आते हैं, आपके अनाज आते हैं, चोकर, खलियाँ, दाल चुनियाँ या कृषि जो उद्योग हैं उनके जो कोई उत्पाद हैं वो, और खनिज पदार्थ होते हैं, विटामिन, ये सब मिलकर के क्या बनता है आपका मिश्रित पशु आहार का निर्माण होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि मिश्रित पशु आहार में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कितनी मात्रा में चाहिए। तो अपने को प्रति लीटर 400 ग्राम मात्रा चाहिए। ठीक है ना, पशु आहार में, आप मिश्रित पशु आहार में। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के अंतिम 2 महीनों में गायों के लिए मिश्रित पशु आहार की मात्रा होनी चाहिए। अब ये आपके गर्भावस्था की बात कर रहा है कि गर्भावस्था में के जो लास्ट के 2 महीने हैं उन 2 महीनों में गायों के लिए मिश्रित जो पशु आहार है उसकी मात्रा अपने को कितनी रखनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन हैं 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 4 किलोग्राम। तो ठीक है, ऑप्शन आपके दे रखे हैं, जवाब देने की कोशिश करें। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 2 किलोग्राम। ध्यान रखेंगे प्रतिदिन जो है वो 2 किलोग्राम आप पर डे देंगे उसको। मिश्रित पशु आहार की मात्रा 2 किलोग्राम होनी चाहिए। अंतिम 2 महीनों की जब अपन बात करें तो 2 किलोग्राम पर डे आपको पशु आहार देना चाहिए। तो दोस्तों एक बात अपने की है, ये अपने गाय की बात की, जो पिछला सवाल था अपने गाय
के बारे में पूछा गया है मिश्रित पशु आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए। उसी प्रकार आप यदि आपको पूछ ले भाई भैंस के बारे में, भैंस को भाई दूध उत्पादन के लिए जो मिश्रित पशु आहार है उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो वो आप ध्यान रखेंगे कि भैंस के लिए 500 ग्राम, ठीक है ना, 500 ग्राम प्रति लीटर जो है वो मिश्रित पशु आहार भैंस को दिया जाना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और अपन को जो गर्भावस्था के अंतिम 2 महीनों की अपन बात कर रहे हैं उसमें यदि गायों की जगह भैंसों का पूछ ले कि भैंसों के लिए कितना मिश्रित पशु आहार की मात्रा होनी चाहिए, तो आप ध्यान में रखेंगे गर्भावस्था के समय 2 से 2.5 मतलब 2.5 किलो जो है वो आपका मिश्रित पशु आहार होना चाहिए गर्भावस्था में भैंस के लिए, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जलवायु, तापमान की अधिकता और नमी के कारण उत्पादन में कमी की पूर्ति के लिए एनडीडीबी ने कौन से हीट स्ट्रेस संपूरक को विकसित किया है। तो आपके ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं पशु शीतवर्धक, पशु ग्रीष्मवर्धक, दोनों ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखेंगे इसमें आपका सही आंसर होगा पशु शीतवर्धक, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे पशु शीतवर्धक जो है वो हीट स्ट्रेस संपूरक के रूप में, जो कि जलवायु परिवर्तन हो जाता है, आपके तापमान ज़्यादा हो जाता है, नमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है आपके गायों और भैंसों में उत्पादन क्या हो जाता है, दूध का उत्पादन कम हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं आपकी संस्था है ये एनडीडीबी जो है वो क्या करती है हीट स्ट्रेस संपूरक का उन्होंने निर्माण किया है, जिसे अपन पशु शीतवर्धक बोलते हैं, वो काम में ली जाती है, जिससे क्या होता है वापस उत्पादन क्षमता जो है वो जो कम हो गई थी वो बढ़ जाती है वापस, ठीक है ना, तो ध्यान में रखेंगे ये। और जो पशु शीतवर्धक की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो कितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि 350 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु की दर से, ठीक है ना, इस संपूरक का जो अपन उपयोग करेंगे, ठीक है ना, वो आपको वापस बोल रहा हूँ 350 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु की दर से अपन इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करने से क्या होगा, जो गाय और भैंस जो आप पाल रहे हैं उनका उत्पादन जो है वो आपके 11 दूध का जो उत्पादन है वो 11% तक बढ़ जाएगा, और जो दूध के अंदर जो फैट की मात्रा है वो भी उसमें भी 7% तक आपके और अधिक सुधार आ जाएगा। तो ये बात भी आप साथ में ध्यान रखेंगे, जो एक्स्ट्रा मैंने बात बताई है उसमें से भी आपके सवाल बन सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ये बात भी। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके एनडीडीबी ने डेयरी पशुओं के दूध में फैट और एसएनएफ की मात्रा में सुधार के लिए कौन सा संपूरक आहार विकसित किया है। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ये पूछ रहा है अपने को जो फैट है और एसएनएफ की जो मात्रा है उसको सुधार करना है अपने को पशुओं में। तो आपके जो संस्था है एनडीडीबी उसने एक संपूरक को विकसित किया है, उसका नाम बताना है अपने को, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है प्रवर्धी, समोवृद्धि, समवर्धी, परावर्धी। तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपका सही आंसर है समवर्धी, जो है एक संपूरक आहार है जो कि आपके एनडीडीबी ने विकसित किया है। और इससे होता क्या है, दूध में फैट और एसएनएफ की मात्रा में सुधार होता है, ध्यान में रखेंगे। और अपन बात करें कि जो आपके एसएनएफ जो है, जो अपन और जो फैट जो होते हैं दूध में फैट, और जो एसएनएफ को बोलते हैं ठोस रहित फैट, जो दूध में महत्वपूर्ण घटक के रूप में होते हैं, ध्यान रखिए। इन्हीं जो दोनों हैं फैट और एसएनएफ, उन्हीं की वजह से दूध क्या होता है, दूध की जो आपके जो वैल्यू होती है, कितने किलो आपका जो मूल्य है वो आपका निर्धारित होता है कि दूध में इतना प्रतिशत फैट है, एसएनएफ है, उसके आधार पर उसकी दूध की वैल्यू होती है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और अपन
ये तो बात कर ली कि भाई संवर्धी देते हैं, पर कितनी मात्रा में देते हैं इसमें भी आपके सवाल बन सकता है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 250 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन की मात्रा जो है वो आपके समृद्धि आहार के रूप में खिलानी चाहिए। तो ध्यान में रखेंगे क्या है, 250 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जो है हमें समृद्धि जो संपूरक आहार है वो हमें देना चाहिए। और इसके यदि अपन इसको दें तो लाभ क्या होगा कि आपका जो दूध अपन उत्पादन कर रहे हैं उसमें 8% तक वृद्धि हो जाएगी। तो लाभदायक है आपके किसानों के लिए, जो आपके गोपालक हैं उनके लिए। और दूध का जो फैट है उसकी बात करें अपन तो 10% तक वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। और जो SNF है उसमें भी आपके 6% तक जो सुधार है उसमें आ जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। तो अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपना कि अनुत्पादक पशुओं और बछड़ों को क्रमशः प्रतिदिन कितना क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण खिलाया जाना चाहिए। तो ये आपकी बात कर रहा है खनिज मिश्रण विशेष, क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपके ऑप्शन है 200 व 100 ग्राम, 100 व 50 ग्राम, 50 व 25 ग्राम व 25 व 15 ग्राम। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर देने की कोशिश करें। तो इसमें आपका सही आंसर है 50 व 25 ग्राम, ठीक है ना। ये दोनों एक बात करें पशुओं और बछड़ों को हमें कितना देना चाहिए, को क्या देना चाहिए, क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण की अपन बात कर रहे हैं। अब मतलब आपके खनिज मिश्रण तो है पर पर्टिकुलर एरिया के अनुसार एक विशेष प्रकार का जो मिश्रण है वो बनाया जाता है। खनिज मिश्रण की बात की थी अपने पहले, पर ये क्षेत्र विशेष क्या है, किसी स्पेसिफिक जगह है वहाँ के वातावरण के अनुसार जो आपके खनिज तत्व हैं वो गाय को मिल सके, इसलिए क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण विकसित किए जाते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे उनको। तो अपन पशु और बछड़ों की बात करें तो पशुओं को आपके 50 ग्राम और बछड़ों को 25 ग्राम क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण खिलाया जाना चाहिए। तो अपन नॉर्मली बात करें अपन क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण की, तो आपके अलग अलग तरह के जो ब्रांड हैं वो अपने प्रचलित हैं। जिनमें बात करूं तो आपके पुष्टि नाम का ब्रांड चलता है क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण में। और एक आपका जो सरस जो है, वो सरस का जो मिनरल फीड आता है क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण में, जो ट्रॉपिकल जोन जो है उनके लिए आता है। और अमूल जो आपके है वो भी आपके एक संपूर्ण मिनरल मिक्सर नाम से क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण बनाता है। और एक और आपके गाँव मिक्स का आता है ब्रांड का, उसमें भी आपके अलग अलग तत्व जैसे काउ मिक्स कोबाल्ट, काउ मिक्स फॉस्फोरस, काउ मिक्स जिंक, ठीक है ना। ये अलग अलग तरह के क्या आते हैं आपके क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण आते हैं। तो ये आपके ब्रांड जो हैं वो भी आप ध्यान में रखेंगे, उनमें से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है ना। ध्यान में रखेंगे ये बात भी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, दुग्ध उत्पादक पशुओं के पेट के कितने भाग होते हैं, ठीक है। जो दूध उत्पादक जो पशु हैं जैसे गाय है उसकी बात कर रहे हैं अपन। जो गाय के जो पेट में कितने भाग होते हैं, तो आपके ऑप्शन हैं 3, 4, 5 और 6। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 4 भाग होते हैं गाय के पेट के। तो वो ध्यान में रखेंगे 4 पार्ट होते हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें कि वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो आप नोट कर लेना, ध्यान में रखना, उसमें से भी आपके सवाल बन सकता है। तो इसमें आपका जो प्रथम और जो प्रमुख भाग होता है गाय के पेट का वो आपके कहलाता है रूमन, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। गाय के पेट के दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग कहलाता है आपके रेटिकुलम, ठीक है। ध्यान में रखेंगे क्या वर्ड है, रेटिकुलम, ठीक है ना। और गाय के पेट के तीसरे भाग की अपन बात करें तो आप उसका नाम है ओजिजम, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे ओजिजम। और जो गाय के पेट का चौथा भाग है वो आपका कहलाता है एवोमीजम, ध्यान रखेंगे एवोमीजम, ठीक है ना।
तो ये 4 पार्ट हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और जो आपके प्रथम जो भाग होता है रुमन की अपन बात करें, ठीक है ना, रुमन में क्या होता है उसके आधार पर एक सवाल नीचे दिया गया है, वो पहले अपन पढ़ लेते हैं। आपका अगला सवाल है, जो आपके गाय के पेट के कौन से भाग में जीवाणुओं द्वारा प्रोटीन का अधिकांश भाग अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेंगे। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं रूमन, रेटिकुलम, ओजिजम और एवोमिजम, ठीक है। तो आपके इसमें सही ऑप्शन है आपके रूमन जो भाग है, जो गाय के पेट का जो प्रथम और मुख्य भाग की बात अपने की थी वो आपका रूमन होता है। उसी के अंदर क्या होता है, जो आपके जीवाणुओं द्वारा क्या किया जाता है, प्रोटीन का अधिकांश भाग क्या कर दिया जाता है, अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। अब मैं बता दूं कि जो आपके अमोनिया है, मतलब 60 से 70% जो प्रोटीन है उसको क्या कर दिया जाता है, अमोनिया में बदल दिया जाता है। अमोनिया को फिर अमोनिया क्या होती है, अमोनिया को बदल दिया जाता है यूरिया के अंदर, और यूरिया को फिर उत्सर्जन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब 60 से 70% प्रोटीन को अमोनिया में बदल जाएगी और वो यूरिया में बदल के उसका उत्सर्जन हो जाएगा। तो आपके पशु आहार का एक बहुत ही बड़ा भाग क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा ना, कि प्रोटीन का आपके 60 से 70% जो है वो यदि आपके रूमन भाग में अमोनिया में बदल गई, अमोनिया से यूरिया में, फिर उसका उत्सर्जन हो गया तो आपकी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना। इससे बचने के लिए अपने पास में एक तकनीक होती है, वो अपन काम में लेते हैं। एक प्रकार की प्रक्रिया बोल सकते हैं या एक प्रकार का उपचार बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। वो आपके अगले सवाल की तरफ चलते हैं, उसमें ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला सवाल है आपका, वह प्रक्रिया या उपचार जिसके द्वारा गाय के रूमन में खली मतलब जो आपका पशु आहार है उसका जो मुख्य भाग है वो खली कहलाता है, के प्रोटीन का किण्वन होने से रक्षा की जाती है। तो प्रोटीन का किण्वन हो रहा है, उससे अपने को बचाना है, तो उसके लिए जो उपचार जिसकी अपन बात कर रहे थे, प्रक्रिया उपचार कौन सा है जिसके अपन किण्वन होने से बचा सकते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं बाईपास वसा संपूरक और बाईपास प्रोटीन संपूरक, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही आंसर होगा बाईपास प्रोटीन संपूरक। ध्यान में रखेंगे क्या नाम है, बाईपास प्रोटीन संपूरक, जिसका उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, जो रूमन में जो आपके 60 से 70% जो प्रोटीन का जो किण्वन हो रहा था अमोनिया में, उसको अपन रोक सकते हैं। ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा रोक सकते हैं, बाईपास प्रोटीन संपूरक के द्वारा, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट बात है, नोट कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, दुग्ध उत्पादन के स्तर के अनुसार प्रतिदिन कितना किलो बाईपास प्रोटीन संपूरक खिलाया जा सकता है। अपन बात कर ली बाईपास प्रोटीन संपूरक खिलाएंगे, पर कितनी मात्रा में खिलाया जाता है वो बात भी अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, उसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। तो आपके ऑप्शन हैं 1 से 2 kg, 2 से 3 kg, 3 से 4 kg या 4 से 5 kg। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 4 से 5 kg जो है आप बाईपास प्रोटीन संपूरक को खिला सकते हो प्रतिदिन, और दूध उत्पादन के स्तर पर, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट बात है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आपका, अधिक दूध देने वाले या गाभिन एवं नए जो ब्यात पशु हैं में ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए खिलाया जाता है, ठीक है ना। ऊर्जा की कमी है, नए जो आपके ब्याए गए पशु हैं उनमें ऊर्जा की कमी हो गई है, उसको अपने को दूर करना है, तो अपन क्या खिला सकते हैं। तो आपके इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बाईपास कार्बोहाइड्रेट, बाईपास वसा,
या बाईपास प्रोटीन या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा बाईपास वसा, या जिसे अपन बाईपास फैट बोलते हैं, वो दिया जाता है। जो आपके अधिक दूध देने वाली है या फिर नई आपके ब्याए गए पशु हैं, उनमें जो कमी है उसको दूर करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, बाईपास फैट या जिसे अपन बाईपास वसा बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, पशुओं में थनैला की समस्या समाधान में प्रयुक्त थनैला संपूरक की कितनी डोज प्रतिदिन प्रति पशु दी जाती है। इसमें सवाल जैसे थनैला की समस्या हो जाती है पशुओं के अंदर, उसमें अपन उसको समाधान के लिए अपन एक थनैला संपूरक काम में लेते हैं, तो उसकी कितनी डोज अपन को देनी चाहिए वो अपने को पूछ रहा है। प्रतिदिन प्रति पशु अपन कितनी डोज दे सकते हैं थनैला संपूरक की। तो आपके ऑप्शन है 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम और 20 ग्राम। तो ध्यान में रखेंगे और इसमें आप आंसर देने की कोशिश करें। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 10 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु अपन थनैला संपूरक को देंगे। किसी थनैला की समस्या वाला जो पशु है उसको अपन कितनी डोज देंगे, 10 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से देंगे। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपना, सांडों के वीर्य उत्पादन या शुक्राणुओं की गतिशीलता और एक्रोसोम इंटीग्रिटी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में सुधार लाने में उपयोगी संपूरक कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे ये सब बातें जो बताइए उसके लिए कौन सा संपूरक काम में लेंगे। तो आपके ऑप्शन हैं इसमें थनैला संपूरक या इनमें से कोई नहीं, या काऊ संपूरक या बुल संपूरक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका सही आंसर है बुल संपूरक के प्रयोग से अपन क्या कर सकते हैं, सांडों में वीर्य उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, शुक्राणुओं की गतिशीलता बढ़ा सकते हैं, एक्रोसोम की इंटीग्रिटी बढ़ा सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में अपन सुधार ला सकते हैं सांडों के किसके प्रयोग से, बुल संपूरक के प्रयोग से अपन उनमें सुधार ला सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये संपूरक, बुल संपूरक। और अपन बात करें बुल संपूरक अपन दे रहे हैं पर कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो वो बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आपके 250 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से अपने को बुल संपूरक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये अपने बात हो गई बुल संपूरक की। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आपका, UMMB का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है यूरिया मोलर मिनरल ब्लॉक, दूसरा है यूरिया मोलरता मिनरल ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक, चौथा ऑप्शन यूरिया मोललता मिनरल ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपका जो सही आंसर है वो है आपका यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक। तो ध्यान रखेंगे UMMB का पूरा नाम क्या है, यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक। ठीक है ना। और अपन बात करें कि ये है क्या भाई, UMMB फुल फॉर्म तो अपने को पता कर ली भाई, यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक है, पर ये है क्या है, ये क्या है, खनिज मिश्रण होता है किसका, यूरिया का और जो मोलासिस पदार्थ हैं इनका मिश्रण होता है एक अनुपात में इस, और उसको तैयार किया जाता है। अब इसमें ठीक है तैयार कर लिया, तो इसका लाभ क्या है भाई, होता क्या है वो भी अपने को पता होना चाहिए। देने से होगा क्या, पशुओं को दे देंगे तो क्या होगा, इसमें पशुओं में ऊर्जा, प्रोटीन व खनिज तत्व इसमें आसानी से उपलब्ध रहते हैं, तो वो पशुओं को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। क्या भाई, ऊर्जा बढ़ जाती है, प्रोटीन मिल जाते हैं, खनिज तत्व भी मिल जाते हैं इसमें UMMB में। तो ध्यान में रखें ये बात भी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, विश्व भर में पशुधन उत्पादन से कितनी प्रतिशत वैश्विक मानव निर्मित ग्रीन हाउस
गैसों का उत्सर्जन होता है। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। पूरे विश्व भर का पूछ रहा है कि जो अपन पशुधन का उत्पादन कर रहे हैं उसमें जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें निकल रही है वो कितना प्रतिशत है। तो आपके ऑप्शन है 10.5% या 12.5% या 13.5% या 14.5%। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि कितने प्रतिशत गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। तो इसमें आपका सही आंसर है 14.5% मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो जाता है विश्व भर में। किसके द्वारा? पशुधन उत्पादन से। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ अपन बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसों की, तो अपने को मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस में जिसका प्रतिशत है वह आपके कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब 76% ग्रीन हाउस गैसों में आपके कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान होता है। और जो आपके जो गाय और भैंस जो जुगाली करते हैं, जुगाली में करते समय आपको ध्यान रखना है कि वो मीथेन का उत्सर्जन करते हैं जो आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। और वो आपके कितने प्रतिशत हैं ग्रीन हाउस गैस का? वो आपके 16% ग्रीन हाउस गैस में उसका योगदान है। ध्यान रखेंगे मीथेन का। और एक और बताऊँ, आपके नाइट्रस ऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस जिसका योगदान 6% है। और आपके फ्लोरिनेटेड गैसेज होती हैं जिनका 2% योगदान होता है ग्रीन हाउस गैसों में। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, डेयरी गायों और भैंसों को पोषक तत्व प्रदान करने की एक कुशल प्रणाली है। मतलब जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन सी ऐसी कुशल प्रणाली है जिसके माध्यम से अपन गायों भैंसों को पोषक तत्व प्रदान करने की बात कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन है TMR, TNR, TPR या TQR। तो इसमें आपका सही आंसर है TMR। TMR फुल फॉर्म की बात करें अपन तो आपके टोटल मिक्स्ड राशन या संपूर्ण मिश्रित आहार जो है वो कहलाता है TMR। उसमें क्या होता है, गायों और भैंसों जो डेयरी की जो होती है उसको पोषक तत्व प्रदान करने के लिए अपन यूज़ करते हैं टोटल मिक्स्ड राशन या संपूर्ण मिश्रित आहार का उपयोग अपन इसमें करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना कब की गई? ठीक है, स्थापना पूछ रहा है तो आपके ऑप्शन है 16 मई 1965 या 16 जून 1965 या 16 जुलाई 1965 या 16 अगस्त 1965। ध्यान में रखेंगे कि इसमें आपका सही आंसर जो है वो है 16 जुलाई 1965 को आपके राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना तो हो गई, पर इसका अपन बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो आप ध्यान में रखेंगे इसका मुख्यालय गुजरात राज्य के अंदर है। ठीक है ना। तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से मिश्रण के स्प्रे करने से कपास और लोबिया की फसलों में एफिड, जेसिड, थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी जैसे चूसक कीटों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है? तो आपको स्प्रे का जो कॉम्बिनेशन है वो बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं 10% गौमूत्र और प्लस 90% नीम। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो 20% गौमूत्र प्लस 50% नीम प्लस 30% पानी। तीसरा ऑप्शन है आपके 60% गौमूत्र प्लस 20% नीम प्लस 20% पानी। चौथा ऑप्शन है आपका 75% गौमूत्र प्लस 1% नीम प्लस 24% पानी। तो आपका इसमें सही आंसर
क्या होगा देने की कोशिश करें। तो इसमें आपका सही आंसर है, मैं बताता हूँ, डी आंसर सही है, जिसमें आपके 75% गोमूत्र और 1% नीम को अपन 24% पानी के अंदर घोल करके एक मिश्रण तैयार करते हैं और उसका स्प्रे करते हैं। कहाँ पे? जो आपके कपास है, जो लोबिया है, उनकी फसलों पर। उससे क्या होगा, जो आपके एफिड हैं, जेसिड हैं, थ्रिप्स हैं और जो सफ़ेद मक्खी है जैसे कि चूसक कीट, उन पर अपन नियंत्रण कर सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पशु खाद्य और दूध में उपस्थित और आपके एफ्लाटॉक्सिन, जो क्या एक प्रकार का माइकोटॉक्सिन है, किस कवक द्वारा उत्पादित किया जाता है? ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपके इसमें ऑप्शन है एस्परजिलस, दूसरा ऑप्शन है पेनिसिलियम, तीसरा ऑप्शन है सैकेरोमाइसीज, चौथा ऑप्शन है आपके राइजोपस। तो आपके इसमें सही आंसर होगा एस्परजिलस कवक जो है वो क्या करता है, आपके उत्पादन करता है किसका? एफ्लाटॉक्सिन, जो कि एक प्रकार का माइकोटॉक्सिन है, जो कि आपके पशु खाद्य और दूध में उपस्थित होता है। ध्यान रखेंगे, कौन सी कवक की कवक है आपका? एस्परजिलस कवक है। और एक बात और बता दूं, इसमें जो एस्परजिलस कवक है उसकी कुछ प्रजातियां हैं क्या पता आपको वो पूछ ले। तो आपके प्रजाति है फ्लेवस और पैरासिटिकस और एक तीसरी आती है नोमियस। 3 प्रजातियां हैं एस्परजिलस की, ध्यान में रखेंगे। हेलो दोस्तों, तो अपन बात कर रहे थे एस्परजिलस की जो प्रजातियां हैं, जैसे फ्लेवस, पैरासिटिकस और नोमियस, 3 प्रजातियां होती है, तो ध्यान में रखेंगे इसको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पशु खाद्य में एफ्लाटॉक्सिन B1 के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा कितनी है? तो अपने जो अपन खाद्य पशु जो खाद्य होते हैं उसमें अपन उपयोग में लेते हैं एफ्लाटॉक्सिन B1, तो इसकी अधिकतम जो मात्रा है कितनी मात्रा तक होना चाहिए? उससे ज़्यादा मात्रा नुकसानदायक हो सकती है, तो वो मात्रा कितनी है? तो आपके ऑप्शन है 10 ppb पार्ट्स पर बिलियन जिसको बोलते हैं, 20 ppb या फिर 30 ppb या फिर 40 ppb। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा देने की कोशिश करें। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 20 ppb पार्ट्स पर बिलियन, जो है उस इतनी मात्रा होनी चाहिए एफ्लाटॉक्सिन B1 की, किसके अंदर? पशु खाद्य में। अधिकतम स्वीकार्य सीमा है ये आपके 20 ppb, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आपका, भारत में दूध में एफ्लाटॉक्सिन M1 के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा कितनी है? तो आपके ऑप्शन है 0.5 ppb या 1 ppb या 1.5 ppb या 2 ppb। तो ये अपने को पूछ रहा है कि दूध में एफ्लाटॉक्सिन M1 जो है उसकी कितनी मात्रा अधिकतम होनी चाहिए। तो इसमें आपका सही आंसर है 0.5 ppb एफ्लाटॉक्सिन M1 की मात्रा दूध के अंदर इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, दुधारू पशुओं के मुंह व खुर रोग का दूसरा टीका कौन से सप्ताह बाद लगता है?
ठीक है, टीके की बात कर रहे हैं, जो मुंह व खुर रोग से संबंधित जो टीका लगता है वो भी आपका दूसरे टीके की बात कर रहा है। वो कौन से सप्ताह बाद लगता है? तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 से 2 सप्ताह बाद, दूसरा ऑप्शन है 2 से 4 सप्ताह बाद, तीसरा ऑप्शन है 5 से 6 सप्ताह बाद, चौथा ऑप्शन है 7 से 8 सप्ताह बाद। तो इसमें आप आंसर देने की कोशिश करें। इसमें आपका सही आंसर होगा 2 से 4 सप्ताह बाद जो है वो आपका ये दूसरा टीका लगता है। कौन सा? मुंह व खुर रोग से संबंधित जो टीका है वो दुधारू पशुओं में वह 2 से 4 सप्ताह बाद में लगता है। ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आपका, दुधारू पशुओं के मुंह व खुर रोग का पहला टीका कौन से सप्ताह बाद लगता है? तो ये आपके पहले टीके की बात कर रहा है। कौन से? मुंह व जो खुर रोग है पशुओं में, उसके रोग की बात टीका का पूछ रहा है कितने सप्ताह बाद लगता है। तो आपका पहला ऑप्शन है 1 सप्ताह, दूसरा ऑप्शन है 2 सप्ताह, फिर 3 सप्ताह या 4 सप्ताह। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो होगा 4 सप्ताह बाद में आपके जो पहला टीका है वो लग जाता है। किसका? जो मुंह और वे खुर रोग हैं उसका जो आपके पहला टीका है वो 4 सप्ताह बाद लग जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, दुधारू पशुओं के 6 माह की उम्र में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो आपके इसमें ऑप्शन है एंथ्रेक्स टीका, ब्लैक क्वार्टर टीका, या फिर एंथ्रेक्स टीका या ब्लैक क्वार्टर दोनों, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसमें ध्यान में रखेंगे कि आपके कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसमें अपन बात करें तो सही आंसर है आपके ए व बी दोनों। मतलब आपके जो 6 माह की उम्र में अपन आपके 2 टीके लगते हैं, आपका एंथ्रेक्स टीका और ब्लैक क्वार्टर टीका। ये दोनों जो हैं, ए व बी दोनों जो टीके हैं वो 6 माह की उम्र में लगते हैं दुधारू पशुओं को। तो ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दुधारू पशुओं के 6 माह बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है हेमोरेजिक सेप्टिकेमिया, या BQ, या फिर HS, या एंथ्रेक्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 6 माह के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। तो आपके इसमें सही आंसर है ए, हेमोरेजिक सेप्टिकेमिया इसका सही आंसर होगा। ध्यान में रखेंगे, जो 6 माह के बाद लगने वाला टीका कौन सा है? हेमोरेजिक सेप्टिकेमिया इसका सही आंसर है। तो चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है आपका, दुधारू पशुओं में 1 वर्ष की उम्र में लगने वाले टीके हैं। तो आपके ऑप्शन है BQ, HS, एंथ्रेक्स या उपयुक्त सभी। तो अपने को बताना है कि जो 1 वर्ष की उम्र के बाद में जो कौन सा टीका लगता है। तो आपके इसमें सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे कि 1 वर्ष की उम्र के बाद इनमें 3 प्रकार के तीनों टीके लगते हैं। BQ, HS और एंथ्रेक्स जो है वो 1 वर्ष की उम्र के बाद में दुधारू पशुओं को टीके लगते हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले सवाल है आपका, जो गाय के लिए जो नांद का क्षेत्र है मीटर में कितना होना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है 0.8 से 1 मीटर, या फिर 0.6 से 0.7 मीटर, या फिर 0.5 से 0.7 मीटर, या फिर 0.4 से 0.5 मीटर नांद का क्षेत्र होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए आपके अनुसार? आप सवाल को अटेंड करने की कोशिश करें। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 0.4 से 0.5
मीटर का क्षेत्र होना चाहिए किसी गाय के नांद के लिए। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। तो इसमें सॉरी ये आपका डी नहीं होगा इसमें आंसर, इसमें आंसर होगा आपके ए आंसर होगा। ये तो आपके बहुत एरिया है वो नांद के लिए छोटा रह जाएगा पॉइंट 4 से 5 का। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 0.8 से लेकर के 1 मीटर तक का नांद का क्षेत्र होना चाहिए गाय के लिए। तो वापस करेक्ट कर लें, अपना आंसर होगा इसमें ए 0.8 से 1 मीटर तक का जो नांद का क्षेत्र है वो गाय के लिए होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बछड़ों में गोलकृमि से होने वाली बीमारी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शन है एस्कारियोसिस, दूसरा ऑप्शन है फॉस्किलियोसिस, तीसरा ऑप्शन है सिस्टोसिमियासिस और चौथा ऑप्शन है आपका फीता कर्मी। तो इसमें आपका सही आंसर है एस्कारियोसिस, जो कि बछड़ों में गोलकृमि से होने वाली बीमारी का नाम है। क्या नाम है? एस्कारियोसिस। तो ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बछड़ों में गोलकृमि जिसे अपन बोलते हैं एस्केरिस से होने वाली बीमारी जिसका नाम है एस्कारियोसिस में किस दवा से उपचार किया जाता है? तो कौन सी दवा अपन काम में लेते हैं उपचार में, उसके बारे में पूछ रहा है अपन से। तो आपका ऑप्शन है फ्राइबेंडाजोल, दूसरा ऑप्शन है एल्बेंडाजोल, तीसरा ऑप्शन है आइबरमेक्टिन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपके इसमें सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो ध्यान में रखेंगे, जो गोलकृमि से जो है अब एस्केरिस है उससे बीमारी हो रही है अपन जो गायों के अंदर, वो एस्केरिसिस कहलाती है। और उसके उपचार में अपन जो दवा ले रहे हैं वो आपकी 3 तरह की दवा है, आपके फ्राइबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल और आइबरमेक्टिन। ये तीनों दवाएं अपन काम में लेते हैं एस्कारियोसिस बीमारी में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गायों में होने वाली फॉस्किलियासिस बीमारी किस परजीवी के कारण होती है? तो आपके ऑप्शन है गोलकृमि, एस्केरिस, दूसरा ऑप्शन है चपटा कर्मी जिसे अपन लीवर फ्लूक बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है फीता कर्मी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है चपटा कर्मी या लीवर फ्लूक के द्वारा क्या होता है, गायों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है फॉस्किलियासिस। ठीक है ना, और इस परजीवी का नाम क्या है? चपटा कर्मी या लीवर फ्लूक इसको कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, चपटा फ्लूक जिसे बोलते हैं कर्मी से होने वाली फॉस्किलियासिस बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है डिस्टोडिन, जेटिल, एम्बेडाजोल, आइबरमेक्टिन या उपयुक्त सभी। तो आपके ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी है। मतलब जो आपके चपटा जो फ्लूक है कर्मी है उसके द्वारा जो बीमारी हो रही है फॉस्किलियासिस बीमारी, उसकी दवा आपके कौन सी है? हिस्टोडिन भी है, जेटिल भी है, एम्बेडाजोल भी है और आइबरमेक्टिन। ये चारों दवाएं अपन उपयोग में लेते हैं। ध्यान में, किसके लिए? फॉस्किलियासिस बीमारी में अपन उपयोग में लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपके, गायों में फीता कर्मी के संक्रमण के समय उपयोग में ली जाने वाली दवाइयाँ हैं। तो ठीक है, आपके इसमें ऑप्शन है टीनिल, वोपेन, आइबरमेक्टिन या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। जो आपके फीताकृमि का जब संक्रमण होता है गायों के अंदर, तो अपन जो दवाइयाँ काम में लेते हैं वो तीनों दवाइयाँ काम में ले सकते हैं अपन। कौन कौन सी है? टीनिल है, वोपेन है और आइबरमेक्टिन। ये तीनों दवाएं जो है वो काम में ली जाती है आपके फीताकृमि के संक्रमण के समय।
तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आपका, ब्रुसिला अबोर्टस द्वारा गाय, भैंस, याक व ऊंट में कौन सा रोग होता है? तो अपने को पूछ रहा है एक ब्रुसिलो अबार्टस सूक्ष्म जीव जो है आपके गाय, भैंस, याक और ऊंट में कौन सा रोग करता है? तो आपके ऑप्शन है तपेदिक, ब्रुसिलोसिस, बोटसुलिज्म या क्लोस्ट्रीडियल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ब्रुसिलोसिस। रोग जो है वो आपके किसके द्वारा होता है? ब्रुसिला अबॉर्टस के द्वारा होता है। और किन में होता है? गाय, भैंस, याक और ऊंट में इस प्रकार का रोग होता है, तो ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आपका, माइकोबैक्टीरियम बोविस द्वारा पशुओं में कौन सा रोग होता है? ठीक है, कौन सा रोग होता है? तो आपके ऑप्शन है इसमें तपेदिक, बोटसुलिज्म, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टोस्पोरिडियोसिस, चौथा ऑप्शन है कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस। तो इसमें आपके सही आंसर होगा तपेदिक रोग जो है वो आपके माइकोबैक्टीरियम बोविस द्वारा पशुओं में होता है। ध्यान रखेंगे कौन सा रोग हो रहा है? तपेदिक रोग होता है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, बोट्यूलिज्म रोग जो है वो आपका क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम प्रजाति के जीवाणु द्वारा उत्पन्न टॉक्सिन कौन सा है? तो इसमें आपके ये रोग बता रहा है बोट्यूलिज्म रोग है, जो हो रहा है आपका क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम प्रजाति के द्वारा। जो आपके जीवाणु की प्रजाति है वो किस प्रकार का टॉक्सिन उत्पन्न कर रहा है, उसके बारे में अपने को पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन हैं हीमोटॉक्सिन, मायोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा न्यूरोटॉक्सिन प्रकार का जो टॉक्सिन है वो जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके 16 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है डेयरी सुपरवाइज़र का, उसके जो पार्ट ए का जो सिलेबस है उसके आधार पर मैंने ये प्रश्न बनाए थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और जो मैंने जो साथ में एक्स्ट्रा जो बातें बताई थी, उन बातों से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो उन बातों को भी आप अच्छे से नोट कर लें और उनको याद कर लें, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और जिससे आपका मेरा जो न्यू वीडियो अपलोडेड होने वाला है वो आप तक जल्दी से पहुँचे। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।